अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिफरेंस एंड प्रेफरेंस। इंडिफरेंस मतलब तटस्थता, इंडिफरेंस का मतलब सेम रहना, न्यूट्रल जिसको बोला जाता है। एंड प्रेफरेंस, इंडिफरेंस का एनालिसिस of demand is preference indifference hypothesis. It means consumer has a scale of preference. कंज्यूमर का पूरा स्केल यानी क्या, उसने ऑर्डर दिया हुआ है वन बाय वन। सपोज 5 अलग अलग ऑल्टरनेटिव है कंज्यूमर के पास, ए बी सी डी ई, यानी 5 चीजें सामने उसके पास। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेफरेंस में क्या, कि कंज्यूमर प्रीफर करेगा कि मुझे ए ज्यादा अच्छा लगता है बी नहीं, या मुझे बी ज्यादा अच्छा लगता है सी नहीं। इसको अपने प्रेफरेंस बोलते हैं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंडिफरेंस का मतलब क्या, मैं डी पसंद नहीं करूंगा, सॉरी डी पसंद करूंगा ई नहीं करूंगा। तो प्रीफर करना यानी मतलब, सॉरी, डी और ई ऐसी चीजें हैं ना कि जिस दोनों में से उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब मैं डी पसंद करूँ कि ई पसंद करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इनडिफरेंट रहता हूँ, न्यूट्रल रहता हूँ, कि चाहे मैं डी पसंद करूँ या ई पसंद करूँ, मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये अगर होता है तो उसको इनडिफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या, वापस बोल रहा हूँ कि प्रेफरेंस का मतलब एक से ज्यादा दूसरा पसंद करना, उसको प्रेफरेंस बोला जाता है। जबकि इनडिफरेंस का मतलब दोनों ही सेम, तो इसको अपने इनडिफरेंस बोलते हैं। अब आगे, इनडिफरेंस कर्व यानी क्या। तो इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व ईच पॉइंट ऑन विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स सेम सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि मुझे ए और बी दोनों में से अगर सेम सेटिस्फेक्शन मिलता हो, तो दोनों कॉम्बिनेशन, दो गुड्स के, दो गुड्स के, एक नहीं लेना है, दो अलग अलग गुड्स लेने हैं। दोनों गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरा सेम है, ये बताना। अब उसके बाद आता है इंडिफरेंस मैप। मैप यानी एक नहीं बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व। मैप यानी एक कर्व नहीं, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व जिसमें होता है उसको इंडिफरेंस मैप बोला जाता है, जिसमें हर इंडिफरेंस कर्व अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल बताता है। मतलब अगर मैं हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जाऊंगा, जैसे मैं ये एग्जांपल में आपको समझाऊं, ये वाला देखिए, अगर मैं IC2 के ऊपर जाता हूँ तो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, IC1 के ऊपर मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कम सेटिस्फेक्शन, ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ये इसके ऊपर अपने डिसाइड करना होता है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बट ऑल पॉइंट्स। लेकिन अगर मैं एक ही इंडिफरेंस कर्व की बात करूं, तो उस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ये वाला देखिए, अगर मैं IC1 के ऊपर जाता हूँ, IC1 के ऊपर कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करूँ, L पॉइंट सिलेक्ट करूँ या यहाँ पे कोई दूसरा एक पॉइंट सिलेक्ट करूँ, तो सब पॉइंट के ऊपर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरा सेम रहेगा। सेम इंडिफरेंस का सेम सेटिस्फेक्शन, लेकिन हायर इंडिफरेंस का तो हायर हायर सेटिस्फेक्शन, ऐसा याद रखो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ए सिलेक्ट करूँ, बी सिलेक्ट करूँ, सी करूँ या डी करूँ, सब पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि सेम इंडिफरेंस का है ना, इसकी वजह से। अब यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन समझते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर। मैं अगर एक चीज को ज्यादा खरीदूंगा, तो मुझे एक चीज को कम करना पड़ेगा ना। यानी मैं दो चीज खरीदने के लिए बाजार में जाता हूँ, तो अगर एक को ज्यादा खरीदूंगा तो दूसरी को मुझे कम करना पड़ेगा। तो मैं दूसरी कितनी कम करना चाहता हूँ, ये मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सर्विस, सॉरी सब्सटीट्यूशन हुआ। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज को मैं ज्यादा खरीदता हूँ, तो उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज को कितना कम करूंगा, उसको कितना सब्सटीट्यूट करूंगा, उसकी जगह पे कितनी चीज को मैं छोड़ूंगा, ये आता है यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के अंदर। देखो यहाँ पे 12 के सामने एक लिखा है पहले, फिर मैंने 8 और 4 2 कर दिया। इसका मतलब अगर मैं गुड एक्स की एक क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, तो गुड्स वाई की मैं कितनी क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी को कम करता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 4y इज इक्वल टू, देखो यहाँ लिखा है ना, 4y इज इक्वल टू 1x। वैसे ही अगर मैं 3 क्वांटिटी कम करता हूँ y की, तो मैं एक क्वांटिटी x की बढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं 2 क्वांटिटी कम कर रहा हूँ और एक क्वांटिटी। तो देखने को क्या मिल रहा है कि पहले मैंने 4 घटाया,
फिर मैंने 3 घटाया, उसके बाद में मैंने 2 घटाए। तो इसका मतलब कि हर बार मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि एक क्वांटिटी भले मैं ज्यादा खरीद रहा हूँ, लेकिन जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, जिस क्वांटिटी को मैं छोड़ रहा हूँ वो कम होनी चाहिए। यानी हर बार पहले मैंने 4 को छोड़ा, उसके बाद में 3 को, और उसके बाद में 2 को, यानी हर बार मैं कम करते जा रहा हूँ। इसीलिए तुम्हारा जो इनडिफरेंस कर्व है ना, वो इनडिफरेंस कर्व कैसा आता है, इस तरह से आता है। देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी इस तरह से कर्व के शेप में आता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आता, कम होता है। इसलिए ए बी सी डी इस तरह से अपने इसको लिखना है, राइट। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि कंज्यूमर ए पॉइंट के ऊपर 12 यूनिट वाई के सिलेक्ट करेगा और 1 यूनिट एक्स का। फिर उसके बाद में जब ए से बी की तरफ मूव करेगा तो कंज्यूमर 4 यूनिट वाई के छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा यूनिट वो किसका खरीदेगा, एक्स का खरीदेगा। लेकिन बी पॉइंट के ऊपर वो 3y और 2x खरीद रहा है। जब ये बी से सी की तरफ जाएगा तो कंज्यूमर 3 यूनिट वाई के छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, 1 यूनिट एक्स के एक्स्ट्रा के सामने। उसी तरह से सी के ऊपर वो 5y और 3x लेने के लिए तैयार है। लेकिन जब सी से डी की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, 2 यूनिट वाई के छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और 1 यूनिट एक्स्ट्रा ए का खरीदेगा वो। ऑल द पॉइंट्स ए बी सी डी, कोई भी पॉइंट कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन सेम बताते हैं, इसीलिए इसको इनडिफरेंस कर्व बोला जाता है। इनडिफरेंस का मतलब न्यूट्रल रहना, मतलब वो ए को पसंद करे, बी को करे, सी को करे या डी को करे, किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करे, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये यहाँ पे आपको समझना है। अब assumption of indifference कर्व एनालिसिस, अगेन इजी क्वेश्चन। पहला, नॉन सेटिएटी assumption, कंज्यूमर को हमेशा क्या, कम चीजों में कम सेटिस्फेक्शन मिलता है और ज्यादा चीजों में ज्यादा। तो मतलब वो हमेशा चाहेगा कि वो हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जाए, यानी मतलब वो चाहता है कि 2x और 2y उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है 1x और 1y की कंपैरिजन। यानी एक क्वांटिटी x का लूं, एक क्वांटिटी y का मैं खरीदूं, उससे ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन किस में मिलेगा, 2 क्वांटिटी x और 2 क्वांटिटी y, या फिर 2 क्वांटिटी x 1 क्वांटिटी ऑफ y, या 1 क्वांटिटी ऑफ x और 2 क्वांटिटी ऑफ y। यानी ज्यादा खरीदने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये नॉन सेटिएटी में आता है, राइट। फिर दूसरा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज फॉलिंग, वो फॉल यानी कम हो रहा है। कम हो रहा है इसका मतलब मार्जिनल सिग्निफिकेंस हमेशा डिमिनिश होता है। जैसे आगे आपने देखा ना, इसमें क्या देखा आपने कि पहले कंज्यूमर 4 सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था, फिर 3 सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया, उसके बाद में सिर्फ 2 सेक्रीफाइस, यानी हर बार वो कम कर रहा है, हर बार वो अपना सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, कम करते जा रहा है। तो यहाँ पे इसमें आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज फॉलिंग में आता है। फिर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब कंज्यूमर अगर ए की जगह पे बी को सिलेक्ट करे, बी की जगह पे सी को सिलेक्ट करे, या सी की जगह पे डी को सिलेक्ट करे, उसको हर जगह पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या मिलता है, ऑलवेज इक्वल मिलता है। इसको ट्रांजिटिविटी बोला जाता है। मतलब कंज्यूमर अगर ए की जगह पे बी को सिलेक्ट करे और बी की जगह पे सी को सिलेक्ट करे, तो इसका मतलब वो ए की जगह पे सी को भी सिलेक्ट करेगा, ए बराबर बी यानी बी बराबर सी, तो ए बराबर सी, ये प्रमाणे થવું ट्रांजिटिविटी, पारंपरिकता कहवाय यानी गुजराती। फिर फोर्थ आता है रैशनैलिटी, कंज्यूमर समझदार है। कंज्यूमर समझदार है मतलब कंज्यूमर चाहता है कि उसके पास जितनी भी इनकम है उसमें से वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहता है। मतलब जो भी वो कीमत अदा करेगा उसमें से जितनी भी मनी इनकम वो स्पेंड करेगा उसमें से उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और पूरा सेटिस्फेक्शन तभी मिल सकता है जब कंज्यूमर के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो किसके बारे में, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स और उसको मिलने वाले सेटिस्फेक्शन और अदर मार्केट कंडीशन के बारे में, यानी मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में कंज्यूमर को पूरी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। फिर नेक्स्ट आता है देखो ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल का मतलब कि यूटिलिटी हमेशा साइकोलॉजिकल होती है, उसको क्वांटिटी में नहीं रख सकते, मतलब 10 15 20 ऐसा मैं नहीं बोल सकता। ये कंपेरेबल है, यानी मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ कि ए से ज्यादा मुझे बी में सेटिस्फेक्शन मिलता है, बी से ज्यादा मुझे सी में सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ कंपेयर कर सकता हूँ, मैं उसको नंबर नहीं दे सकता। फिर स्केल ऑफ प्रेफरेंस, यानी कंज्यूमर को पता है उसके माइंड में कि उसका प्रेफरेंस किस चीज के लिए है, यानी कंज्यूमर अलग अलग कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेगा, फिर बाद में उसको पता चलेगा नहीं यही वाला मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो दिस कॉम्बिनेशन प्रेजेंट पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये हर सेटिस्फेक्शन से आपको कॉम्बिनेशन से आपको एक सेटिस्फेक्शन का लेवल डिसाइड होता है।
फिर वीक ऑर्डरिंग, this states that there is possibility that a consumer is indifferent between two combination. कंज्यूमर दो अलग अलग कॉम्बिनेशन के बीच में हमेशा कंफ्यूज होता है, मतलब उसको पता है कि ए सिलेक्ट करूं, बी करूं, सी करूं या डी करूं, सभी में मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है, तो वो कोई भी सिलेक्शन करके जा सकता है क्योंकि उसको पता है कि सेटिस्फेक्शन तो सेम ही मिलना है, राइट। तो 7 अलग अलग तुम्हारे क्या हो गए, एजम्पशंस हो गए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट। Now, explain the properties of indifference though. Properties यानी खासियत, लक्षणों जिन्हें आपने कही। तो IC is always downward falling. Downward falling નો મતલબ શું થાય કે જોઈએ જો અહીંયા આ ત્રણ બીજા પણ આપેલા છે, राइट। ये तीनों तीन को अगर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि डाउनवर्ड फॉलिंग क्यों है। पहली बात तो ऑन गिवन IC every combination provides equal satisfaction, यानी ए और बी दोनों में सेम सेटिस्फेक्शन है। तो अब सोचो कि अगर मैं एक चीज को बढ़ाऊं तो दूसरी चीज अगर कम करूंगा तो ही तो हो पाएगा ना। अगर दोनों चीजें बढ़ेगी तो सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी दो अलग अलग कॉम्बिनेशन तुम्हारे सामने है। मैं आपको इसको राउंड करके समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ये जो है आपका ए पॉइंट है और ये जो है आपका बी पॉइंट है। अब सोचो कि यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन पहले कितना मिलता था, यहाँ पे आप गुड वाई का खरीदते थे कितना, OM लेवल खरीदते थे, यहाँ पे समझो कि O है, राइट। तो OM लेवल खरीदते थे और ए पॉइंट के ऊपर तुम कितना खरीदते थे, ये ON खरीदते थे, बराबर। अब अगर मैं बी पॉइंट पे जाता हूँ तो मैं ये तो सेम ही रख रहा हूँ, ये जो है मेरा वो सेम रहता है, ये सेम रहता है, लेकिन ये बढ़ गया ना। अगर ये बढ़ जाएगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। मतलब पहले खाली कितना था, पहले सिर्फ इतना ही था मेरे पास, पर इसकी जगह पे अब कितना हो गया, क्वांटिटी यहाँ पे एक्स की क्वांटिटी मेरी बढ़ जाती है। तो अगर एक्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि सीधा कि मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेम रहा तुम्हारा, ON सेम रहा, बराबर। लेकिन पहले यहाँ पे कितना था तुम्हारा, OM1 था। अब OM1 की जगह पे तुम दूसरे लेवल के ऊपर OM सिलेक्ट कर रहे हो, यानी मतलब ज्यादा सिलेक्ट कर रहे हो। तो अगर ज्यादा सिलेक्ट करेंगे तो इसका नतीजा क्या आएगा कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ तो दोनों ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे पहले तुम OM सिलेक्ट करते थे, Y का OM सिलेक्ट करते थे और X का कितना सिलेक्ट करते थे, अपने ON सिलेक्ट करते थे, राइट। अब इसकी जगह पे तुम दोनों ही बढ़ा रहे हो, यानी ये भी ON1 हो गया और ये भी, इसकी भी बात करें तो ये भी कितना हो गया तुम्हारा, OM1 हो गया। तो दोनों ही इंक्रीज होंगे तो सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा। हमको चाहिए क्या कि सेम इंडिफरेंस के ऊपर सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होना चाहिए। तो सेम कब हो पाएगा, सिर्फ एक ही सूरत में हो पाएगा कि अगर मैं एक को बढ़ाता हूँ और उसके सामने दूसरे को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लेवल पे, यहाँ पे जब ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट के ऊपर आपको दिख रहा है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल देखो, पहले कितना खरीदते थे अपने, गुड एक्स का अपने ON खरीदते थे और गुड वाई का अपने कितना खरीदते थे, सॉरी गुड वाई का अपने खरीदते थे, ये OM खरीदते थे, राइट। अब जब मैंने क्या किया, बी पॉइंट के ऊपर देखा तो बी पॉइंट के ऊपर थोड़ा बदल गया। क्या बदला, मैंने OM बढ़ा दिया, एक बढ़ाया, लेकिन उसके सामने एक मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। देखो ये कम हो गया ना, ये यहाँ से यहाँ पे हो गया। यानी कम होना इसका मतलब कि एक चीज का कम होना और दूसरी चीज का बढ़ जाना। तो एक चीज का कम होना और दूसरी चीज का बढ़ जाना, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम हुआ ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है, यानी एक्स की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो वाई की क्वांटिटी मुझे कम करनी पड़ेगी।
तभी मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। ये यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर बताया गया है कि आपका डायग्राम अगर डाउनवर्ड फॉलिंग होगा ना तो ही क्या होगा, तो ही आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। नहीं तो बाकी सारे तीनों तीन डायग्राम के अंदर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। अपने को बढ़ाना नहीं है, अपने को इनडिफरेंट रखना है, और इनडिफरेंट तभी रहेगा जब लेवल सेम रहेगा तो। राइट, अब ये वाला देखें दूसरा, टू आईसीज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसमें भी आप देखें, ध्यान दीजिएगा, देखिए आप यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हो, पॉइंट बी, राइट, यहाँ पे सी है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना वो सी है, ये वाला। अब बी पॉइंट के ऊपर सेटिस्फेक्शन, आगे क्या देखा कि अगर बी की बात करें तो बी ऊपर वाले इंडिफरेंस के ऊपर यानी IC2 के ऊपर है, और ये तुम्हारा IC1 के ऊपर है। तो IC1 से IC2 ऊपर है, अगर ऊपर है तो इसका मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब बी पे मुझे सेटिस्फेक्शन सी की कंपैरिजन में ज्यादा मिले। अब बी पे ज्यादा मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, सी कम। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन, मैंने ये भी समझाया आपको कि सेम इनडिफरेंस कब अगर होता है ना तो सेटिस्फेक्शन सेम। तो आप देखो यहाँ पे कि तुम्हारा ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सेम इनडिफरेंस कर्व के ऊपर, IC2 के ऊपर, तो मतलब ए और बी के ऊपर सेटिस्फेक्शन क्या हो गया तुम्हारे लिए, ए और बी का सेटिस्फेक्शन तुम्हारे लिए इक्वल हो गया, बराबर। और इसी तरह से ए और सी भी इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हुआ, ए और सी भी तो आपका IC1 के ऊपर है ना, तो मतलब ए और सी इक्वल हो गया। पर यहाँ पे ये कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन क्या हुआ, हमने ये साबित किया कि बी पे सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा मिलता है, यानी बी इज ग्रेटर देन सी है। तो अगर बी इज ग्रेटर देन सी है तो ये तो कंफ्यूजन हो गया ना। अपने आगे क्या देखा कि ए और बी इक्वल है, ए और सी इक्वल है, तो यहाँ पे साबित ये होता है कि बी और सी भी इक्वल हो गए। पर बी और सी इक्वल नहीं है, बी में सारा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अगर इनको कट करेंगे ना दोनों कर्व को इस तरह से, तो कट करने से हमको आंसर जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। तो इसका मतलब कि दोनों इंडिफरेंस कर्व कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अगर पैरेलल नहीं हुए तो गलत। तो पैरेलल यानी कैसे होने चाहिए, ये जैसे लिखा है वैसे, इस तरह से, इस तरह से पैरेलल होने चाहिए, बिल्कुल एक बीजारे समांतर जिन आपने कही है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, IC इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब इसमें बराबर ध्यान से समझिए, कॉन्वेक्स का मतलब क्या, ऐसा हो नहीं तो कॉन्वेक्स, अगर इस तरह से हो तो इसको कॉनकेव बोला जाता है, राइट। यानी ये पहला जो है ना वो कॉनकेव है, ये जो पहला है इसको अपने क्या नाम देंगे, कॉनकेव नाम देंगे। ये कॉनकेव है, ये जो है तुम्हारा वो स्ट्रेट लाइन, और ये जो लास्ट वाला है वो तुम्हारा कॉन्वेक्स है, बराबर। अब ये तीनों तीन अपने साबित करते हैं कैसे, तो देखिए पहली बात तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये जो गैप है ना ये गैप और ये गैप को देखो, फिर इसके बाद में ये गैप और ये गैप को देखो, फिर इसके बाद में ये और ये देखो, आपको क्या लगेगा ये गैप सेम रहेगी, ये वाली, ये वाली और ये वाली गैप सेम है, लेकिन ये बढ़ रहा है, ये गैप जो है ना बढ़ रही है, वो पहले इतना ही था फिर बढ़ा, कितना बड़ा देखो ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा बढ़ा, यानी ये इंक्रीजिंग हो गया। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, गलत। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों गैप सेम रहते, ये जितना है, ये जितना है, ये तीनों दिन भी सेम है, और इसके बाद में ये वाली जो गैप है ना वो भी अपने को सेम बतानी है, राइट। यहाँ पे सेम रहता है, पर ये भी गलत है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख लो क्या होता है, ये गैप सेम रह रही है, हमने ये गैप को सेम रखा है, लेकिन ये बढ़ रहा है, देखो ये वाला बढ़ना चाहिए, ये वाला, ये वाली गैप अपनी बढ़नी चाहिए, ये वाली गैप जितनी बढ़ेगी ना उतना हमारे लिए ज्यादा बराबर है इंडिफरेंस का। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि गैप, तो ये क्या है तो बताऊं, देखो अगर
तीन पॉसिबिलिटी में से अगर आई सी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो ये क्यों होता है कि डिमिनिशिंग, ये डिमिनिश होना चाहिए। क्या डिमिनिश होना चाहिए? तुम्हारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिश होना चाहिए। और ये डिमिनिश कब होता है? जब इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे ना, तो ही डिमिनिश होता है। यहाँ से यहाँ तक डिमिनिश जितना था उससे यहाँ से यहाँ कम हुआ, और इससे यहाँ से यहाँ कम। हर बार ये कम होना आपके लिए जरूरी है। अगर कम होता है ना, तो ही अपने लिए क्या है, ये प्रूव होता है कि ये सही है। यहाँ पे क्या होता है कि ए से बी के बीच में और बी के सी से बीच में दोनों सेम रहता है, सेम नहीं चलेगा। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये गैप जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। ये गैप इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। गैप कौन सी? ये वाली गैप इंक्रीज होनी चाहिए, ये वाली। तो अपनी ये वाली गैप सिर्फ यहाँ पे इंक्रीज होती है, पहले इतनी थी, दूसरे में देखो ये बड़ी, और यहाँ पे और ज्यादा बड़ी। तो ये इंक्रीज कब होता है? तभी हो पाता है जब तुम्हारा डायग्राम कैसा है, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन वाला है, तभी ये इंक्रीज डिक्रीजिंग बता रहा है। बाकी सब में ये इंक्रीजिंग बता रहा है। इसका मतलब कि हमारा डायग्राम कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिनल होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई भी डायग्राम नहीं चलेगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई। अब चौथी प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है कि ज्यादा ऊपर अगर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर अपने जाते हैं तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व यानी हायर सेटिस्फेक्शन। कैसे? देखिए अब इसको भी अपने साबित करते हैं। यहाँ एल पॉइंट पे देखो, एल पॉइंट के ऊपर तुम्हारी क्वांटिटी वाई की कितनी है, इतनी क्वांटिटी वाई की, और तुम्हारी एक्स की क्वांटिटी कितनी है, देखिए एक्स की क्वांटिटी इतनी है, राइट। इस क्वांटिटी की कंपैरिजन में अगर अपने बात करें, ये देखिए ये क्वांटिटी और यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी ज्यादा ही है ना। मतलब एच के ऊपर जितनी क्वांटिटी है वो एल के ऊपर की क्वांटिटी से ज्यादा है। तो अगर एल के ऊपर जितनी क्वांटिटी है उससे अगर एच के ऊपर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा ना। क्योंकि आगे देखा ना अपने नॉन सेटिएटी, पहले पहला जो उसके अंदर क्या था, एजम्पशन था उसमें कि कंज्यूमर हमेशा ज्यादा क्वांटिटी से सेटिस्फाई होता है, कम क्वांटिटी से नहीं। तो इसका मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा। तो हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा क्या होता है, नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा होता है। ये तुम्हारी चौथी प्रॉपर्टी हुई। तो चार प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अपने देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के जरिए से अपने इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो पहली बात तो ये देखिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? कंज्यूमर को मिलने वाला सबसे बेस्ट सेटिस्फेक्शन, उसको अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। कंज्यूमर को अपनी इनकम के अंदर से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। तो तीन कंडीशन तुम्हारे सामने यहाँ पे है, देखो तीनों तीन कंडीशन को अपने देखे पहले। तो पहली कंडीशन तो पहले क्या है, पहले तुमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, राइट। फिर तुम्हारी मनी इनकम आपको पता है, गिवन मनी इनकम, एंड प्राइस भी आपको पता है। तो तीन कंडीशन तुम्हारे सामने है। आपके पास प्राइसेस होनी चाहिए, आपके पास मनी इनकम होनी चाहिए, और उसी मनी इनकम और उसी प्राइस के अंदर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो अपने बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो यहाँ पे दो गुड्स खरीदते हैं, दो कॉम्बिनेशन है। द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसकी अगर डेफिनेशन देखे, डेफिनेशन आती है द सिलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन कौन सी जगह पे? हाईएस्ट पॉसिबल, यानी जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जाओगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अगर तुम्हारे पास चार इंडिफरेंस कर्व है, तो चार में से सबसे टॉप के ऊपर अगर तुम जाओगे तो तुमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इसके अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे अपने देखें, तो अगर डेफिनेशन में देखें तो एक और वर्ड लिखा गया है, और वो वर्ड है ये तुम्हारा कि गिवन द बजेटरी कांस्टेंट। बजेटरी कांस्टेंट का मतलब उसकी इनकम, कंज्यूमर की इनकम आपके पास है, आपको दी गई है, बस उसी इनकम के अंदर उसको क्या करना है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लाना है कंज्यूमर। अब आगे देखते हैं स्केल ऑफ प्रेफरेंस, यानी मैप का मतलब क्या, कंज्यूमर के पास चार अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है। कंज्यूमर के पास कितने? चार अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है। उसमें से जो पहला है, देखिए IC1, IC2, IC3 एंड IC4, ये चार अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है। इसमें IC1 जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर। किसकी बात करें अपने? IC1। IC1 सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। जो IC4 है वो सबसे टॉप पे,
यानी वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता रहा है। अब इसको अपने देखे डायग्राम के अंदर, देखिए ये रहा था IC1, IC2, IC3 एंड IC4, चार अलग अलग कॉम्बिनेशन तुम्हारे सामने है। उसमें IC1 सबसे नीचे है, नीचे यानी कम सेटिस्फेक्शन, और IC4 सबसे ऊपर है, तो ऊपर यानी सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन। अब इसको देखे अपने कैसे पहले तो इसका पहले अपने ये देखे बजट लाइन। बजट लाइन यानी तुम्हारी मनी इनकम। तुम बजट लाइन से बाहर नहीं जा सकते। हमने ये सोच के चलना है कि अगर मुझे प्राइस ऑफ डिफरेंट दोनों कॉमोडिटी की प्राइस अगर मेरे सामने है, तो मैं अपने बजट के अंदर रह के खरीदारी करूंगा, बजट से बाहर में कभी भी नहीं जाऊंगा। तो बजट लाइन क्या बता रही है? बजट लाइन डिफरेंट कॉम्बिनेशन तुम्हारे सामने रखती है। कौन से कॉम्बिनेशन? देख, बजट लाइन शोज वेरियस कॉम्बिनेशन विच कंज्यूमर कैन बाय विथ सेम अमाउंट ऑफ मनी इनकम, यानी उतनी मनी इनकम के अंदर से कंज्यूमर कितना खरीद सकता है, उसकी खरीदने की ताकत, उसको अपने बोलेंगे बजटरी कांस्टेंट या तो बजट लाइन। राइट। अब इसमें अपने एजम्पशन देखें, तो एजम्पशन यानी क्या कि ये होना चाहिए। तो कंज्यूमर दो चीज खरीदने को जाता है बाजार, एक नहीं, कभी भी एक नहीं, हमेशा दो चीजों को खरीदेगा, एक्स और वाई। और ये दोनों चीजों के अलग अलग यूनिट सब एक जैसे, यानी मतलब अगर मैं एप्पल और ऑरेंजेस खरीदता हूँ तो सारे ऑरेंजेस एक जैसे और सारे एप्पल एक जैसे, और डिविजिबल है, मतलब उसको हिस्से किए जा सकते हैं। फिर कंज्यूमर फिक्स अमाउंट ऑफ मनी इनकम लेके जाता है, ना उसमें से एक रुपया भी बचाएगा, ना वो किसी के पास से उधार लेगा। पूरे की पूरी इनकम तुम्हारे सामने जितने भी है वो सबकी सब खर्च कर देनी है। तुम उधार भी नहीं लोगे, ना उसमें से एक रुपया भी बचाओगे। द प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई आर गिवन इन कांस्टेंट, यानी मतलब दोनों की कीमत आपके पास है, एप्पल और ऑरेंजेस दोनों की कीमत आपके सामने, और वो सेम रहती है। ज्यादा या तो कम खरीदने से उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है। और उसका डेफिनेट टेस्ट और प्रेफरेंस है, मतलब उसके पास चारों चार उसके इंडिफरेंस कर्व अवेलेबल है। मतलब वो जानता है कि IC1 के ऊपर उसको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, IC2 के ऊपर उसको ज्यादा, IC3 के ऊपर ज्यादा, और IC4 के ऊपर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे कंज्यूमर रैशनल है, मतलब समझदार है। वो जानता है कि वो क्या करेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कमाना चाहेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहेगा। इसलिए वो हमेशा ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जाएगा। अब मैं आपको ये डायग्राम बराबर ध्यान से समझा रहा हूँ, समझिएगा। मेरे राउंड्स को बराबर से देखिएगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उसके ऊपर देखिए। सबसे पहले कंज्यूमर IC1 सिलेक्ट नहीं करेगा। IC1 अगर सिलेक्ट करेगा तो उसके पास दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है। देखिए, उसकी मनी इनकम उसको अलाउ करे कि C कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करे, और साथ में C अकेला नहीं, G कॉम्बिनेशन भी उसी के ऊपर है। सेम इनडिफरेंस कर्व यानी सेम सेटिस्फेक्शन, मतलब C और G के ऊपर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसका सेम है, लेकिन ये सबसे नीचे वाले इनडिफरेंस कर्व के ऊपर है। तो ये नीचे वाले इनडिफरेंस कर्व के ऊपर कंज्यूमर नहीं जाएगा, इसलिए कंज्यूमर ऊपर वाले इनडिफरेंस कर्व पे जाएगा। कहाँ पे? D सिलेक्शन करेगा और F सिलेक्शन करेगा। फिर भी कंज्यूमर यहाँ पे देखेगा कि और ज्यादा क्या ऊपर जाने की मेरे पास गुंजाइश है, तो है कौन से पॉइंट के ऊपर? E पॉइंट के ऊपर। E पॉइंट के ऊपर अगर देखे ना, तो E पॉइंट के ऊपर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि E पॉइंट से K पॉइंट भी तो सेम है ना, सेम इंडिफरेंस का, लेकिन देखो उसकी बजट लाइन कौन सी है? ये वाली, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, वो उसकी बजट लाइन है यहाँ तक, वो इससे बाहर नहीं जा पाएगा। और के अगर बात करें तो उसकी बजट लाइन से क्या है? बाहर है। के उसकी बजट लाइन से बाहर है, तो वो के पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली वो एच को भी सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एच के ऊपर उसको सबसे ज्यादा कम सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि वो सबसे ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है, IC4 के ऊपर। पर वो एच को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसकी कंज्यूमर की जो बजट लाइन है उससे बहुत दूर है। यानी मतलब उसको किसी के पास से पैसा उधार लेना पड़ेगा, और उधार लेना उसको गवारा नहीं है, उसको मना किया गया है कि उधार नहीं ले सकता। तो इसका मतलब ये इतने सारे कॉम्बिनेशन के अंदर से C, D, E, F और G, ये पांच ही वो खाली सिलेक्ट कर पाएगा। अब ये पांच में से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको E के ऊपर मिलता है, इसलिए उसका E जो है ना, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। कौन सा हुआ? इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यही पॉइंट वो सिलेक्ट करेगा। देखो, और ये ई पॉइंट है ना, उस ई पॉइंट के ऊपर दो अलग अलग चीजें उसके सामने। देखो, पहली बात तो स्लोप सेम हो जाता है। स्लोप यानी क्या? दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, इस तरह से
दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, ये ऐसा है और दूसरा जो कर्व है वो इस तरह से इसको टच करता है यहाँ पे। एग्जैक्टली ये पॉइंट तुम्हारा इन डिफरेंस कर्व के अंदर क्या हो जाता है, अपना इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाता है, यानी दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे तुम्हारा कर्व जो है ना वो कैसा है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इस तरह से कॉन्वेक्स है तुम्हारा कर्व, ये इस तरह से कॉन्वेक्स है, राइट। तो कॉन्वेक्स है अपने को चाहिए, अपने कंडीशन में भी ऊपर देखा था प्रॉपर्टी में भी। तो यहाँ पे ये सारी बातें लिखी गई है। अब कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की है उसको अपने कल के लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करता हूँ, मैंने आपको सिर्फ डायग्राम समझाया, अब डायग्राम को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे अपने कल के लेक्चर में, सेम टाइम संडे है लेकिन कल लेक्चर है। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करता हूँ और इसको मैं अभी आपको वीडियो की लिंक भेजता हूँ यूट्यूब के ऊपर।